नमस्कार। क्या ये सही समय है अपना ड्रीम हाउस खरीदने का, रियल एस्टेट में पैसा डालने का? तो हम इसको एग्जामिन करने की कोशिश करते हैं कि हो सकता है कि इस वीडियो के एंड में आपको आपका जवाब मिल जाए। देखो, रियल एस्टेट एक सिक्लिकल इंडस्ट्री है। सिक्लिकल इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री होती है जिसके अंदर सेक्युलर ग्रोथ नहीं होती है। इसका मतलब होता है कि वो इंडस्ट्री काफ़ी तेज़ी के दौर से भी निकलती है, फिर मंदी के दौर से भी निकलती है और उसके बाद सुस्ती के दौर से भी निकलती है। अगर हम इंडियन रियल एस्टेट को एग्जामिन करें तो मालूम पड़ेगा कि 1992 से 2004 का जो पीरियड था, उस पीरियड के अंदर रियल एस्टेट काफ़ी मंदी के दौर से निकला। उसके बाद 2004 से रियल एस्टेट के अंदर ज़बरदस्त तेजी आई, ज़बरदस्त उछाल आया और वो उछाल 2012 तक रहा। 2004 से 2012 का जो दौर है, उस दौर के अंदर प्रॉपर्टी प्राइजेस, फ्लैट के प्राइजेस 4 गुना, 8 गुना, 10 गुना और कई कई जगह तो उससे भी ज़्यादा बढ़े हैं। लेकिन 2012 के बाद रियल एस्टेट के अंदर काफ़ी सुस्ती का दौर रहा है और काफ़ी चैलेंजेस का दौर रहा है। उसके कई कारण हो सकते हैं। एक तो हो सकता है कि 2012 के अंदर साइकिल पीक हो गया रियल एस्टेट का, उसके बाद डिमोनेटाइजेशन हो गया, जीएसटी इम्प्लीमेंटेशन हो गई, रेरा आ गया। बहुत सारी चीज़ें इसके पीछे हो सकती है और ये कारण हो सकते हैं। लेकिन अभी क्या सिचुएशन है? 2012 से लेके 2021 करीब 8-9 साल का दौर हो गया। उसके अंदर रियल एस्टेट काफ़ी सुस्ती के दौर से गुजरा है। 2020 के अंदर कोविड हो, उसके अंदर तो ऑलमोस्ट कोलैप्स हो गया लाइक मैनी सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी। लेकिन अभी रियल एस्टेट के अंदर थोड़ी थोड़ी हमको सुस्ती से निकल के तेजी की तरफ जाने के आसार दिख रहे हैं। कोई भी एसेट कैटेगरी होती है, उसके अंदर सबसे पहले देखना चाहिए कि उस एसेट कैटेगरी के अंदर वॉल्यूम क्या हो रहा है। और जैसे इक्विटी बाजार में होता है कि जब इक्विटी बाजार काफ़ी ख़राब होता है और जब तेज़ी का दौर पकड़ता है तो सबसे पहले वॉल्यूम पिक होना चालू होते हैं। तो काफ़ी लोगों को आइडिया नहीं रहता कि वॉल्यूम पिक हो रहे हैं। लोग खाली मार्केट का नंबर देख के डिसाइड करते हैं कि मार्केट बढ़ रहा है, लेकिन सबसे पहले ट्रेंड आ जाता है वॉल्यूम देख के। सिमिलरली रियल एस्टेट के अंदर हमको वॉल्यूम दिख रहा है। रिपोर्टेड नंबर है जो रजिस्ट्रार्स के यहाँ से आते हैं और काफ़ी रिसर्च आउटफिट है रियल एस्टेट को ट्रैक करती है, उनके हिसाब से रिपोर्टेड नंबर काफ़ी अच्छे हैं। तो वॉल्यूम रियल एस्टेट के अंदर पिक हो रहा है और काफ़ी लोग ये सोच रहे थे कि कोविड के बाद प्राइजेस में और करेक्शन आएगा। वो दौर पूरा हो चुका है। अभी एक्चुअल बायर प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं। एक रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से अभी जो बायर है पिछले एक साल में 80% एक्चुअल बायर है। इन्वेस्टर और स्पेकुलेटर कम है। इन्वेस्टर और स्पेकुलेटर कोई भी एसेट कैटेगरी के अंदर लिक्विडिटी देते हैं, लेकिन वो आल्सो एक बबल क्रिएट करते हैं। लेकिन अभी जो माहौल है उसके अंदर एक्चुअल यूजर द्वारा प्रॉपर्टी ज़्यादा खरीदी जा रही है। 3-4 चीज़ें और देखेंगे कि एक है कि अभी इंटरेस्ट रेट काफ़ी नीचे है। 2003-4 के अंदर भी इंटरेस्ट रेट काफ़ी नीचे आ गया। अभी उम्मीद है कि इंटरेस्ट रेट ऊपर जाएगा, इन्फ्लेशन ऊपर जाएगा और राइजिंग इन्फ्लेशन हमेशा रियल एस्टेट के लिए बहुत अच्छा होता है। जब जब इन्फ्लेशन राइज हुआ तब तब प्रॉपर्टी मार्केट में ज़बरदस्त तेजी आई है। तो आने वाले पीरियड के अंदर हमको लगता है कि तो सिक्लिकल अप ट्रेंड के बाद जो बॉटमिंग आउट रियल एस्टेट हो गया, अभी अपटिक लग रहा है और उसके अलावा इन्फ्लेशन भी हमारे हिसाब से बढ़ेगा। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है देखने वाली। वो चीज़ क्या है कि 2020 के अंदर पूरे साल के अंदर $10 बिलियन मतलब 75,000 करोड़ रुपया फॉरेन कैपिटल आई यूनिकॉर्न, स्टार्टअप्स और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को फंड करने के लिए। $10 बिलियन इन 2020। इस साल 2021 में ये $10 बिलियन तो जून तक आ गई और जुलाई महीने में अकेले में $10 बिलियन एडिशनल आए। तो जुलाई तक अभी तक हमारे पास $20 बिलियन का कैपिटल आ गया। यही रफ्तार चलती रही तो साल के एंड तक $40 बिलियन फॉरेन कैपिटल आ रही है, जो जाएगी स्टार्टअप्स के अंदर, यूनिकॉर्न के अंदर और प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज के अंदर। और वो $40 बिलियन होता है 3 लाख करोड़ रुपया। 3 लाख करोड़ मतलब इंडिया की जीडीपी का करीब करीब 2%। और जो पैसा जा रहा है प्राइवेट कंपनीज के अंदर, यूनिकॉर्न के अंदर, स्टार्टअप के अंदर, वो पैसा का इस्तेमाल कहाँ होगा? ये स्टार्टअप, यूनिकॉर्न और प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज ये पैसा एक्सपांड करेंगी डीप टेक्नोलॉजी क्रिएट करने में। ये पैसा इन्वेस्ट करेगी सेल्स फोर्स बढ़ाने में, मार्केटिंग के ऊपर, लॉजिस्टिक इंप्रूवमेंट करने के लिए। इन सब चीज़ों के ऊपर पैसा जाएगा। लोग नए नए लोग हायर होंगे तो अल्टीमेटली ये पैसा इंडिया में खर्च होगा, इंडियंस के ऊपर खर्च होगा।
एक तो ये बात। दूसरा बात क्या है कि पूरी दुनिया एक सेक्युलर ग्रोथ स्टोरी की तलाश में है। अभी तक चाइना ने पिछले 15-20 सालों में सेक्युलर ग्रोथ स्टोरी दी थी। अभी सारी दुनिया चाइना के अलावा चाइना +1 स्ट्रेटेजी सारी दुनिया देख रही है कि जहां सेक्युलर ग्रोथ स्टोरी हमको मिले, पैसे की लिक्विडिटी की कोई तकलीफ नहीं है, और इंडिया बहुत ही इंटरेस्टिंग ऑप्शन इमर्ज होके आया है। चाइना ने वर्ल्ड को एक बहुत बड़ा शॉक दिया था, लेकिन अभी इंडिया एक बहुत बड़ा ऑप्शन बन के आया है। तो काफ़ी मल्टीनेशनल कंपनियां टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अंदर, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के अंदर, इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री के अंदर थ्रू पीएलआई और नॉन पीएलआई काफ़ी कैपेसिटी एक्सपांड करने की और कैपेसिटी लगाने की बात कर रहे हैं इंडिया के अंदर। उसका सीधा साधा बेनिफिट रियल एस्टेट सेक्टर को जाएगा, और इंडिया एक बहुत बड़ा ग्लोबल हब बनेगा इलेक्ट्रॉनिक्स का, ऑटोमोबाइल्स का, लाइट इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज का, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज का, और उसका सारा बेनिफिट रियल एस्टेट को जाएगा। ग्लोबल डिमांड बहुत स्ट्रांग है, और जो बायर है, ग्लोबल बायर, वो लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट चाहते हैं। तो ये इतना डिमांड आ रहा है कि इंडियन डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर भी वो कॉन्ट्रैक्ट ऑनर करने के लिए उनको इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना पड़ रहा है। तो धीरे धीरे वो एक्चुअल यूजर हैं जो फैक्ट्री लगाना चाहते हैं, प्लांट लगाना चाहते हैं, कैपेसिटी एक्सपांड करना चाहते हैं, वो भी रियल एस्टेट के अंदर इन्वेस्ट करेंगे। तो आपको रियल एस्टेट के अंदर डिमांड दिखेगी, और जब जब रियल एस्टेट के अंदर डिमांड आती है तब तब स्किल्ड और सेमी स्किल्ड वर्कर्स को बहुत कॉम्पनसेशन मिलता है, बिकॉज रियल एस्टेट आज की तारीख में सबसे बड़ा एम्प्लॉयर है स्किल्ड और नॉन स्किल्ड वर्कर्स का। दूसरा, आपने बहुत इंटरेस्टिंग चीज आपने ऑब्जर्व की होगी, आईटी इंडस्ट्री। आईटी इंडस्ट्री में पिछले 4-5 सालों में कुछ खास सैलरी इंक्रीमेंट या हाइक्स कुछ भी नहीं हुए थे, एक्सेप्ट लास्ट 1 ईयर। अब पिछले 1 साल के अंदर आईटी इंडस्ट्री के अंदर करीब करीब 30% अट्रिशन रेट है, और सैलरी हाइक्स 50%, 60%, 80%। आईटी इंडस्ट्री ऑर्गेनाइज सेक्टर में आफ्टर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड स्टेट गवर्नमेंट सबसे बड़ा एम्प्लॉयर है। तो वहां सैलरी हाइक 30%, 40%, 50%, 60% बढ़ा, तो उसका सीधा रिजल्ट क्या होगा कि कंजम्पशन की तरफ पैसा जाएगा, कंजम्पशन की डिमांड बढ़ेगी, प्रॉपर्टी की डिमांड बढ़ेगी, लोग घर खरीदेंगे, बड़े घर खरीदेंगे। तो मुझे लगता है कि रियल एस्टेट मेरे हिसाब से बहुत बड़ा इन्फ्लेक्शन पॉइंट पे है। अगर आप एक्चुअल यूजर हैं, आपको एक्चुअल कंजम्पशन के लिए, रहने के लिए घर चाहिए, तो मुझे लगता है अगला 3 से 6 महीना आपके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन रहेगा। लेकिन एक बात ध्यान रखें कि जो पहली मिस्टेक की वो मिस्टेक वापस नहीं दोहराएं। कोई भी सेक्टर हो, गो फॉर अ टॉप प्लेयर। हिंदी में सिंपल कहावत है कि महंगा रोए एक बार, सस्ता रोए बार बार। तो आपको प्रॉपर्टी खरीदनी है, प्लीज गो ओनली विद द टॉप नंबर 1 ए ग्रेड बिल्डर ओनली। उसके नीचे नहीं जाए, क्योंकि कंस्ट्रक्शन के अंदर, बिल्डिंग के अंदर, रियल एस्टेट में चैलेंज है, लिटिगेशन होता है, डिले होता है, फंडिंग का चैलेंजेज आता है, और सबसे बड़ा लिक्विडिटी नहीं होता। लेकिन अगर आप टॉप डेवलपर की प्रॉपर्टी आपके पास है, तो इवन इन कोविड पीरियड वहां पे लिक्विडिटी रही थी, तो आपको लिक्विडिटी का इतना बहुत बड़ा झमेला नहीं रहेगा, उसमें चैलेंजेस कम रहते हैं। तो अगर इस मार्केट में आपको इक्विटी से पैसा निकालना है, तो वो पैसा सिर्फ और सिर्फ अपना घर खरीदने के लिए निकालिए, वरना इक्विटी मार्केट में भी कोई बहुत बड़ा करेक्शन नहीं रहने वाला है। आने वाले पीरियड के अंदर सीमेंट, स्टील, मैन्युफैक्चरिंग, इनके अंदर बहुत अच्छी डिमांड रहने वाली है। इंडियन कॉर्पोरेट सेक्टर काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस देने वाला है। तो इक्विटी मार्केट भी नहीं टूटेगा, और उसके साथ साथ रियल एस्टेट मार्केट भी काफ़ी अच्छा रहने वाला है। तो इक्विटी से पैसा नहीं निकालें, एक ही शर्त पे इक्विटी से पैसा निकालें कि वो पैसा आप निकाल के अपना घर खरीदने चाहते हो। स्पेकुलेटिंग एक्टिविटीज़ के लिए आप इक्विटी बाजार से पैसा मत निकालिए, मार्केट टाइमिंग के लिए इक्विटी से पैसा मत निकालिए पैसा, घर खरीदिए और आराम से रहिए। फाइनली आपका पैसा है, आपका भविष्य है, आप डिसाइड करें। धन्यवाद।